लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट का एनालिसिस हाइब्रिड पैरामीटर की सहायता से किया था और उस विश्लेषण में हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का हाइब्रिड पैरामीटर के इक्विवेलेंट सर्किट बनाया और उसके बाद में फिर हमने करंट गेन निकाला, वोल्टेज गेन निकाला, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और पावर गेन निकाला था। लेकिन ये जितने भी गेन और इम्पीडेंस अपन ने निकाले, इनमें किसी में भी हमने सोर्स के रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया था। सोर्स के रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया था। यदि सोर्स के रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हुए हम करंट गेन निकालें या वोल्टेज गेन निकालें या पावर गेन निकालें तो वो ओवरऑल गेन कहलाता है। यदि करंट गेन निकाल रहे हैं तो वो ओवरऑल करंट गेन कहलाएगा। यदि वोल्टेज गेन निकाल रहे हैं तो ओवरऑल वोल्टेज गेन कहलाएगा और इसी प्रकार से ओवरऑल पावर गेन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि समग्र धारा लाभ कैसे निकालें, ओवरऑल करंट गेन कैसे निकालें। और ओवरऑल करंट गेन निकालने के लिए सिर्फ एक ही परिवर्तन करते हैं हम कि इसमें हम सोर्स का रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये RS जो है वो सोर्स का रेजिस्टेंस है और इस सोर्स के रेजिस्टेंस को लेकर यदि धारा लाभ ज्ञात किया जाए तो उसे समग्र धारा लाभ कहते हैं। अब जहाँ हमने पहले इनपुट करंट I1 लिया था, वहाँ पर अब हम करंट लेंगे IS, जो करंट सोर्स से करंट फ्लो हो रही है। इसलिए ओवरऑल करंट गेन AI प्राइम, सामान्य करंट गेन को हमने AI से लिखा था, ओवरऑल करंट गेन को AI के ऊपर प्राइम लगा देंगे। AI प्राइम इज इक्वल टू आउटपुट करंट I2 अपॉन सोर्स करंट IS। इसी इक्वेशन के राइट हैंड साइड के पार्ट को हम I1 से मल्टीप्लाई करते हैं और I1 से ही डिवाइड करेंगे ताकि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आए। ऐसा करने से हमें एक चीज़ अवश्य मिलेगी, वो है I2 अपॉन I1। और ये I2 अपॉन I1 जो था ये है अपना करंट गेन, सामान्य करंट गेन जो हमने पहले निकाला था। तो उसकी जगह तो लिखा है हमने AI। और दूसरा जो पार्ट बच गया वो है I1 अपॉन IS। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं और इस इक्वेशन फर्स्ट में अब हम I1 अपॉन IS की वैल्यू निकालेंगे। और ये I1 अपॉन IS की वैल्यू निकालने के लिए हम निवेशी परिपथ को काम में लेंगे। और निवेशी परिपथ को काम में लेने के लिए यहाँ ज़रा ध्यान से हम देखें तो ये सोर्स रेजिस्टेंस जो है RS, इसके सिरों पर जो वोल्टेज है या जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आएगा अपना इस रेजिस्टेंस में से बहने वाली करंट IS माइनस I1 इंटू मल्टीप्लाई बाई RS। ये इक्वल रहेगा इनपुट इम्पीडेंस पर
वोल्टेज ड्रॉप की तुल्य, और इनपुट इम्पीडेंस अपनी ZI थी, और उसमें से फ्लो होने वाली करंट जो थी वो I1 है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलती है कि IS माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई RS इज इक्वल टू ZI इंटू I1। इस इक्वेशन को सोल्व करके हमने I1 के साथ में जो कांस्टेंट राशि है, मल्टीप्लाई है, उसको एक तरफ कर लिया और एक तरफ IS वाली राशियों को इकट्ठा कर लिया। यहाँ से हम I1 अपॉन IS का मान निकालें तो वो ये आता है I1 अपॉन IS इज इक्वल टू RS अपॉन ZI प्लस RS। इस I1 अपॉन IS का मान अब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, और इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो ये इक्वेशन आती है अपनी कि AI प्राइम इज इक्वल टू, या ओवरऑल करंट गेन इज इक्वल टू AI मल्टीप्लाई बाई RS अपॉन ZI प्लस RS। यहाँ से देखें तो जो ओवरऑल करंट गेन है वो ओवरऑल करंट गेन सामान्य करंट गेन से कम प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ अपना ओवरऑल करंट गेन। नेक्स्ट जो है वो है अपना ओवरऑल वोल्टेज गेन, वोल्टता लाभ। और जिस प्रकार से हमने ओवरऑल करंट गेन को डिफाइन किया था, ठीक उसी प्रकार से अब हम ओवरऑल वोल्टेज गेन को भी डिफाइन करेंगे, और डेफिनेशन वही रहेगी कि सोर्स के रेजिस्टेंस को लेते हुए यदि वोल्टेज गेन ज्ञात किया जाए तो उसे ओवरऑल वोल्टेज गेन कहेंगे। मैथमेटिकल रूप में इसको लिख सकते हैं हम कि ओवरऑल वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन सोर्स वोल्टेज। राइट हैंड साइड के पार्ट को अब हम V1 से मल्टीप्लाई करेंगे और V1 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलेगी, जो है AV प्राइम ओवरऑल वोल्टेज गेन इज इक्वल टू वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई बाई V1 अपॉन VS। अब हमें इस इक्वेशन फर्स्ट में V1 अपॉन VS की वैल्यू निकालनी है, और V1 अपॉन VS की वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट जो हमने बनाया है हाइब्रिड पैरामीटर के तुल्य, या हाइब्रिड पैरामीटर को लेकर के, उसके इनपुट सर्किट में निवेशी परिपथ में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं, और वो है कि ये जो सोर्स वोल्टेज है VS, ये इक्वल होगी सोर्स रेजिस्टेंस RS पर कितना वोल्टेज ड्रॉप है और इनपुट इम्पीडेंस पर कितना वोल्टेज ड्रॉप है, और उन दोनों को ऐड कर दें तो अपने पास इक्वेशन आएगी कि VS इज इक्वल टू RS प्लस ZI इंटू I1। यहाँ I1 इज इक्वल टू जो वैल्यू निकाली है वो इस यहाँ से निकाली कि इन सिरों के बीच में जो वोल्टेज है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला,
इनके बीच में जो वोल्टेज है वो है V1 और ये V1 इज इक्वल टू होता है I1 ZI। कब? जबकि हम इस सोर्स के रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते तब। और यहाँ से जब I1 की वैल्यू निकाले हम तो वो आती है V1 अपॉन ZI, वो यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ से वैल्यू आई V1 अपॉन VS इज इक्वल टू ZI अपॉन RS प्लस ZI। इसको अब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर वैल्यू आती है AV प्राइम इज इक्वल टू AV इंटू ZI अपॉन RS प्लस ZI। तो ये है अपना ओवरऑल वोल्टेज गेन। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, और यहाँ से भी अगर ध्यान से हम देखें नेक्स्ट टॉपिक से पहले कि ये जो ZI अपॉन RS प्लस ZI जो है इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती, लेस देन 1, और लेस देन 1 होने के कारण ओवरऑल वोल्टेज गेन जो है उसकी वैल्यू सामान्य वोल्टेज गेन से कम प्राप्त होती। तो ये तो हुआ अपना ओवरऑल करंट गेन और ओवरऑल वोल्टेज गेन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना बाइसीकरण। और बाइसीकरण जो था, ध्यान में रहे तो हमने जब ट्रांजिस्टर के निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र जहाँ पढ़े थे, उन निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों में हमें 3 भाग मिले थे। एक था अपना सैचुरेशन रीजन, एक था अपना कट ऑफ रीजन और एक था अपना एक्टिव रीजन। उन तीनों ही रीजन में जिसमें ट्रांजिस्टर एक्टिव रहता है, एज ए एम्पलीफायर काम करता है, वो था अपना एक्टिव रीजन। और उस रीजन में जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में 1 से अधिक रहता है, इसलिए उसको हम उस कॉन्फ़िगरेशन को हम एज ए एम्पलीफायर काम में लेते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर उस रीजन में तभी रह पाता है जबकि ट्रांजिस्टर की ध्यान रहे 2 प्रकार के जंक्शन थे। एक था अपना EB जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन, और दूसरा था कॉमन बेस जंक्शन। तो ये जो 2 जंक्शन थे, उन दोनों जंक्शन में से एक जंक्शन जो है EB जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन, वो फॉरवर्ड बायस में रहे, और दूसरा जो जंक्शन था कॉमन बेस जंक्शन CB जंक्शन, वो रिवर्स बायस में रहे। यदि ट्रांजिस्टर के लिए ऐसा हम कर पाते हैं, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए ऐसा हम कर पाते हैं कि AB जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहे और CB जंक्शन रिवर्स बायस में रहे, तो फिर ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर वो एक्टिव रीजन में काम करता है। तो इन ट्रांजिस्टर की ये जो दोनों जंक्शन हैं, AB जंक्शन और CB जंक्शन, इनमें से EB जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना और CB जंक्शन को रिवर्स बायस में रखना, ये किसी न किसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा किया जाता है। या EB संधि को फॉरवर्ड बायस में और CB संधि को रिवर्स बायस में हम किसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा करते हैं। तो इन दोनों संधियों को इस बायस में रखना किसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा
बायसीकरण कहलाता है। अब ये उचित बायसीकरण से हम ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, उस ऑपरेटिंग पॉइंट को हम एक्टिव रीजन में रख सकते हैं। और इस ऑपरेटिंग पॉइंट का जो सिलेक्शन है वो जिन जिन चीज़ों पर निर्भर करता है, उनमें से हैं, एक तो एम्पलीफायर पर आपने कितना इनपुट वोल्टेज दिया है, इनपुट सिग्नल वोल्टेज कितनी है। दूसरा, लोड रेजिस्टेंस कितना है। तीसरा, अपने पास कैसी पावर सप्लाई उपलब्ध है। चौथा, ट्रांजिस्टर के उपयोग पर भी निर्भर करता है। तो ये जो 4 पॉइंट है जिन पर ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट निर्भर करता है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बायसीकरण की बात की कि ट्रांजिस्टर का बायसीकरण किस प्रकार से किया जाए, तो ट्रांजिस्टर को जो उचित बायसीकरण है वो 2 प्रकार से हम दे सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं उनको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।